नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं शर्लक होम्स की एक और थ्रिलिंग स्टोरी, स्टडी इन स्कारलेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सस्पेंसफुल भरी स्टोरी को। साल 1881 का टाइम था। मैं डॉक्टर जॉन वाटसन जस्ट अफगानिस्तान के वार जोन से वापस लंदन आया था। बैटल ऑफ मेवन में मैं घायल हो गया था और उसके बाद हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया। अब मैं लंदन में रह रहा था, बिल्कुल अकेला, और हेल्थ भी वीक थी। पैसे ज्यादा नहीं थे, इसीलिए मुझे किसी के साथ एक चीप रूम शेयर करना था। एक दिन मेरा पुराना दोस्त स्टैमफोर्ड मिला मुझे। उसने बोला, वाटसन, मुझे एक बंदा मिला है जो एक फ्लैट में ढूंढ रहा है। तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों अपने अपने तरीके के पागल। मैं हंस पड़ा। कौन है ये? नाम है शर्लक होम्स। नेक्स्ट डे हम एसटी बार्थोलोमेउस हॉस्पिटल गया, जहाँ होम्स काम करता था। वो लैब में था, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसे ही स्टैमफोर्ड ने मुझे उससे मिलवाए, पहले उसने मुझे देखा भी नहीं। अच्छा, होम्स चिल्लाया। मुझे पता था फाइनली मुझे एक रूममेट मिल गया। मैं शॉक था। तुम्हें कैसे पता? होम्स सिर्फ मुस्कुरा दिया। बस मुझे होता है अंदाजा। ये बंदा नॉर्मल नहीं था, इतना तो मुझे उस दिन ही समझ आ गया था। उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम दोनों 261 बेकर स्ट्रीट में एक फ्लैट शेयर करेंगे। फ्लैट सुंदर था, एक बड़ा ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम्स और एक बड़ी सी विंडो जो रोड पर खुलती थी। पहले दिन ही होम्स की आदत मुझे अजीब लगने लगी। कभी रात भर वायलिन बजाना, कभी बिना किसी वजह के केमिकल टेस्ट करना, और कभी पूरे दिन बेड पर लेटे रहना। एक दिन मैंने उससे सीधा पूछा, होम्स, तुम क्या करते हो? होम्स ने मुझे देखा, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ। जब पुलिस या लोग किसी मुश्किल केस में फंस जाता है तो मेरे पास आता है। डिटेक्टिव? तुम? होम्स ने कहा, मैं लॉजिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन का यूज करता हूँ। जो चीज तुम्हारे आंखों के सामने होती है, लोग उसे इग्नोर कर देता है। मैं उसे क्लू बनाता हूँ। तब मुझे समझ आया, मैं एक अजीब इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक जीनियस के साथ रह रहा हूँ। होम्स के साथ रहना एक एडवेंचर ही था। कभी वो वायलिन बजा रहा होता, कभी केमिकल से कोई एक्सपेरिमेंट। मैं उसे ऑब्जर्व करता, और एक दिन फाइनली मैंने कहा, होम्स, तुम्हें कभी कोई प्रॉपर केस नहीं मिलता क्या? होम्स ने कैजुअल अंदाज में कहा, आज ही एक मिल गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने मैसेज भेजा है। साउथ लंदन में एक लाश मिली है। चलो चल के देखते हैं। मैं एक्साइटेड हो गया। एकदम रियल डिटेक्टिव केस। हम तुरंत बेकर स्ट्रीट से निकल गया, हैंडसम कैब में बैठकर सीधा बिगस्टोन रोड की तरफ। वहां एक छोटी सी बिल्डिंग थी, जिसमें सेकंड फ्लोर पर एक डेड बॉडी मिली थी। होम्स जैसे ही रूम में गया, उसने सब कुछ डिटेल्स में देखना शुरू किया, जैसे फ्लोर, वॉल्स, फर्नीचर, सब कुछ। लाश एक मिडिल एज्ड आदमी की थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खुली हुई, जैसे मौत आता वक्त वो किसी को देख रहा हो। कोई चोट नहीं था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन डरा हुआ था। रूम में ब्लड था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लाश पर एक बूंद भी खून नहीं था। ये ब्लड लाश का नहीं हो सकता, होम्स बोला। और देखो वॉल पे क्या लिखा है। मैंने देखा, एक वॉल पर लाल ब्लड से लिखा था, रांची। रांची? ये क्या है? मैंने पूछा। ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिवेंज, होम्स बोला। पर जर्मनी का क्या लेना देना इस मर्डर से? होम्स ने स्माइल किया। वही तो मिस्ट्री है। स्कॉटलैंड यार्ड के 2 ऑफिसर्स, ग्रिगसन और लेस्ट्रेड, भी वहां आए। दोनों होम्स को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी एबिलिटी से सीक्रेटली इम्प्रेस थे। लेस्ट्रेड ने कहा, लगता है किसी औरत ने ये लिखा है, शायद ये कोई लव अफेयर का केस हो। होम्स सिर्फ मुस्कुरा दिया। आप लोग सरफेस पे दिख रहे हैं। मर्डर ने कुछ क्लूज छोड़े हैं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो ध्यान से देखता है। फिर होम्स ने मुझे अलग ले जाकर बोला, वाटसन, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। एक गोल्ड रिंग फ्लोर पे गिरा हुआ था। मर्डरर गिरा के गया होगा। मैंने पूछा,
तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ लोगे? होम्स बोला। वाटसन, मैं ऑलरेडी प्लान बना चुका हूं। मैं अमेज था। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक गेम जैसा था होम्स के लिए। उसका दिमाग में मर्डर के हर क्लू की चेन बन रही थी। होम्स ने ब्रिक्सटन रोड के मर्डर साइट से एक गोल्ड वेडिंग रिंग उठाया था। एक छोटी सी चीज, लेकिन उसके लिए ये क्लू प्राइसलेस था। जब हम 221 बी ब्रेकर स्ट्रीट वापस आए तो मैंने होम्स से पूछा, होम्स, ये रिंग किसकी हो सकती है? होम्स ने तुरंत जवाब दिया, खूनी की नहीं, ये किसी औरत की हो सकती है। शायद विक्टिम की बीवी, ये किसी और क्लोज रिलेशन की। फिर उसने न्यूज़पेपर उठाया और एक एडवर्टाइजमेंट लिखवा दिया। ब्रिक्सटन रोड मर्डर साइट के पास एक गोल्ड रिंग मिली है। जिस किसी का हो वो 221 बी बेकर स्ट्रीट पर रात 8 बजे आके ले जाए। मैं हैरान रह गया। होम्स, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने स्माइल किया। हम रिंग के असली मालिक को ढूंढ नहीं रहे, हम देख रहे हैं कौन इसे लेने आता है। रात 8 बजे का वक्त हुआ। होम्स और मैं चुपके से विंडो के पीछे खड़े हो गए। डोरबेल बजी। एक ओल्ड औरत आई, पुराने सी शॉल पहने हुए। मिस्टर हडसन ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। होम्स ने आवाज बदल के बोला, आपको रिंग मिल गया? और वो औरत बोली, हाँ साहिब, मेरी बेटी का था, वो गुम हो गया था। थैंक यू सो मच। होम्स ने उसे रिंग दिया। जैसे ही वो चली गई, होम्स तुरंत बोले, वाटसन, उस औरत ने झूठ बोला। उसकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बोल दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, वो कोई मैसेंजर थी। मैं बोला, तो क्या मर्डरर ने उसे भेजा था? एग्जैक्टली, होम्स बोला। और उसने किस लिए भेजा? यह देखने के लिए कि कोई रिंग को ट्रेस कर रहा है या नहीं। फिर होम्स ने और ज्यादा चालाकी दिखाई। उसने एक स्ट्रीट बॉय को बुलाया, नाम था विगिंस, और उसे बोला, उस औरत का पीछा करो, देखना वो कहाँ जाती है, उसके बाद मुझे डिटेल देना। विगिंस स्ट्रीट और स्मार्ट लड़का था और वो तुरंत निकल गया। रात को होम्स ने मुझे बताया, वाटसन, ये कोई रैंडम मर्डर केस नहीं है, इसका कनेक्शन किसी पास्ट से है, रिवेंज है, लेकिन किस चीज का? मैं कुछ बोल नहीं पाया। होम्स की आंखों में एक्साइटमेंट था, जैसे ये केस उसका फेवरेट पजल बन गया हो। तभी डोर खुला। विगिंस वापस आए, लेकिन थोड़ा परेशान था। भैया, वो औरत तो कैब में बैठ के गई। मैं पीछा किया, लेकिन कैब ड्राइवर ने मुझे बीच में ही उतर दिया। होम्स ने सिर हिलाया। समझ गया, मर्डरर चाहता है कि हम उस तक ना पहुंच पाए, पर उसने एक बड़ी गलती कर दी है। मैं बोला, क्या? होम्स ने बोला, उसने मुझे इन्वॉल्व कर लिया है। अगले दिन सुबह होम्स ने मुझे कहा, आज ग्रिक्सन और लेस्ट्रेड आने वाला है, देखते हैं उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स 221 बी बेकर स्ट्रीट में आए। दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से काफी खुश लग रहे थे। ग्रिक्सन ने पहले अपनी बात रखी। मैंने पूरे बैकग्राउंड चेक किया। विक्टिम का नाम था इनोक ड्रिब्बर, क्लीवलैंड अमेरिका का रहने वाला। अपनी माँ के साथ आया था यूरोप टूर पे। साथ में एक सेक्रेटरी भी थी, जोसेफ स्टेंगरसन। लंदन में आए कुछ दिन पहले और एक चीप बोर्डिंग हाउस में रुक रहे थे। होम्स चुप था, बस सुन रहा था। ग्रिक्सन ने कंटिन्यू किया, मैंने लैंडलॉर्ड से बात की। उसने बताया कि ड्रिब्बर अक्सर ड्रिंक करता था और लड़कियों के पीछे भागता था। उस रात वो और स्टेंगरसन दोनों घर से निकले थे, पर वापस सिर्फ स्टेंगरसन आए। ड्रिब्बर नेक्स्ट मॉर्निंग मिला, लाश बन के। मैंने पूछा, तो आपने क्या किया? ग्रिक्सन ने प्राउड होके बोला, मैंने स्टेंगरसन को सस्पेक्ट बना दिया, पर वो चला गया था तो मैं ड्रिब्बर के पॉकेट डायरी से एक और क्लू मिला, एक लंदन एड्रेस। वहां गया और पकड़ लिया एक आदमी को, नाम है आर्थर कारपेंटर। होम्स ने थोड़ा आईब्रो उठाया। कारपेंटर? किस बेस पर? ग्रिक्सन ने बोला, उसके ड्रिब्बर के साथ झगड़ा हुआ था उसकी बहन को लेके। उसने धमकी दी थी
उस रात ड्रिपर वहीं से गायब हुआ और सुबह लाश मिली। होम्स ने कैजुअल पूछा, प्रूफ? ग्रिग्सन कुछ कंफ्यूज हुआ। डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल सब कुछ मैच करता है। अब लिस्टेड ने बोला, मैंने और भी कुछ ढूंढा है। स्टैंगरसन अभी भी मिसिंग है। मुझे लगता है वो भाग गया है और हो सकता है वो ही मर्डरर हो। होम्स मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। फिर उसने टेबल से एक इन्वेलप उठाया। ये देखो, मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डाला था रिंग के बारे में। उसी से एक मैसेंजर आया था। तुम दोनों ने ये अप्रोच क्यों नहीं ली? ग्रिग्सन और लेस्ट्रेड थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया। होम्स ने ऐड किया, और तुम लोग आर्थर कारपेंटर को क्यों पकड़ रहे हो जब रियल क्लू तो कुछ और कह रही है? ग्रिग्सन ने टेंशन होकर कहा, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? होम्स ने सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं, लेकिन कल सुबह तक मर्डरर मेरे सामने होगा। मैं बस एक फाइनल मूव का इंतजार कर रहा हूं। मैं शॉक्ड था। होम्स, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? उसने सिर्फ एक लाइन बोली, वाटसन, मैं चेस नहीं खेलता, लेकिन क्रिमिनल माइंड के मूव्स पहले ही देख लेता हूं। अगले दिन सुबह होम्स ने मुझे उठाया और बोला, वाटसन, तैयार हो जाओ, आज मर्डरर हमारे सामने होगा। मैं थोड़ा हैरान था। तुम इतने श्योर कैसे हो? होम्स ने कामली कहा, मैंने एक ट्रैप सेट किया है उस रिंग के थ्रू। अब देखो किस तरह से वो खुद छलांग लगाता है। फिर होम्स ने एक कैब मंगाई, अंदर एक ऑफिसर को बुलाया। इंस्पेक्टर लेस्टेड भी हमारे साथ था। होम्स ने अंदर बैठकर बोला, वाटसन, तुम बस ऑब्जर्व करो, जो होगा वो याद रखना। हिस्ट्री लिखने लायक मोमेंट होगा ये। कुछ देर बाद एक कैब आई। होम्स ने उस ड्राइवर को अंदर बुलाया। ड्राइवर का चेहरा सिंपल सा था, वैसे ही जैसे नॉर्मल लंदन की कोचमैन होते हैं। मूछे, कैप, थोड़ा रफ लुक, लेकिन होम्स के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। होम्स ने कैजुअली कहा, क्या तुम मेरे साथ लैब में कुछ केमिकल लेने जाओगे? ड्राइवर ने बिना सोचे हाँ कह दिया। सब लोग चुपके से देख रहा था। होम्स ने उसे एक बोतल दिखाई जिसमें रेड लिक्विड था। ये एक नया टाइप का पॉइजन था, बस एक ड्रॉप में इंसान मर जाता है। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा पर थोड़ा नर्वस हो गया। होम्स उसके पास आया और बोला, चलो एक इंटरेस्टिंग टेस्ट करते हैं। दोनों ग्लास में रेड लिक्विड डालते हैं, एक में पॉइजन, एक में नॉर्मल। लेट्स सी कौन ज्यादा लाकी है। ड्राइवर थोड़ा हिला, फिर हंसने लगा। तुम तो बहुत चालाक हो मिस्टर होम्स, उसने कहा, पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही मर्डरर हूं? लेस्टेड शॉक था। क्या ये आदमी ही ड्रिपर का किलर है? होम्स ने घूर के देखा। हाँ, यही है जेफरसन होप। ड्राइवर ने कैब उतारा। उसके नीचे का असली चेहरा अब दिखा, एक डेंजरस सा लुक, लेकिन आंखों में दर्द था। उसने कामली बोला, मैं खूनी हूं, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। जो मैंने किया वो जरूरी था। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो समझोगे। लिस्टन ने तुरंत उससे अरेस्ट कर लिया। वाटसन, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब असली कहानी स्टार्ट होती है। मैंने पूछा, असली कहानी? होम्स ने बोला, हाँ, जेफरसन होप की जिंदगी और उसके रिवेंज का रीजन। अब तक जो लंदन में मर्डर केस चल रहा था, उसका असली जवाब मिलने वाला था 20 साल पहले के अमेरिका के उतार डिजर्ट में। एक बाप और उसकी छोटी सी बेटी रेगिस्तान के बीच खड़े थे। बाप का नाम था जॉन फेरियर और बेटी की थी लूसी। दोनों भूख से बेहाल था। पानी खत्म हो गया था, हॉर्स भी मर चुका था। दोनों बस जमीन पर गिर जाने ही वाले थे। तभी एक कैरेवन आई, एक लंबी सी लाइन लोगों की, जो रिलीजियस ग्रुप मॉर्मन से जुड़े हुए थे। लीडर था ब्रिघम यंग। उन्होंने फेरियर और लूसी को बचा लिया। कंडीशन ये रखी गई, हमारे रिलीजियन को एक्सेप्ट करो, तभी तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के लिए जगह है। फेरियर ने हाँ कर दिया। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मॉर्मन बनना मंजूर किया। सालों तक फेरियर सल्ट लेक सिटी में रहा, आमिर भी हो गया, लेकिन एक बात उसने छुपा के रखी, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, अंदर से वो कभी मॉर्मन नहीं बना। लूसी बड़ी हो गई और उसका दिल लग गया एक हैंडसम हार्ड वर्किंग लड़के से,
नाम था जेफरसन होप। वो मॉर्मन नहीं था लेकिन हॉनेस्ट और ब्रेव था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जेफरसन ने फेरियर से बात की। मैं लूसी से शादी करना चाहता हूँ। फेरियर ने खुशी से हाँ कर दिया। लेकिन मुसीबत तब आई जब मॉर्मन एल्डर्स ने नोटिस लिया। वो कहने लगे, लूसी मॉर्मन लड़की है, उसका विवाह किसी मॉर्मन प्रोफेट के बेटे से होगा, या तो ड्रिपर से या तो स्ट्रैंगरसन से। 2 ऑप्शन दिए जा रहा है। फेरियर ने उपोज किया, लेकिन मॉर्मन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने धमकी दी, 30 दिन के अंदर डिसीजन लेना होगा, वरना अनजन भुगतना पड़ेगा। फेरियर ने जेफरसन को मैसेज भेजा, जितने जल्दी हो सके वापस आओ, तुम्हारे बिना हम बर्बाद हो जाएंगे। जेफरसन हिल्स में काम करता था। वो तुरंत वापस आया, पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। जब जेफरसन होप सॉल्ट लेक सिटी वापस आए तो उसने देखा सब कुछ बदल चुका था। जॉन फेरियर का चेहरा उदास था और लूसी जो हमेशा खुश रहती थी अब गम में डूबी हुई थी। जेफरसन ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? फेरियर ने बताया, मॉर्मन एल्डर्स ने धमकी दी है। उनके प्रोफेट के 2 बेटे ड्रिबर और स्टैंगरसन लूसी से शादी करना चाहता है। अगर हमने उनमें से किसी एक को नहीं चुना तो मुझे मर दिया जाएगा और लूसी को जबरदस्ती ले जाया जाएगा। जेफरसन का गुस्सा आसमान छू गया। मैं किसी भी हालत में लूसी को उनके हाथों में लगने नहीं दूंगा, उसने कसम खाई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। जेफरसन एक हॉर्स लेकर तैयार रहेगा और एक रात लूसी को लेकर भाग जाएगा। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन दुश्मन चुप कर सब देख रहा था। एक दिन फेरियर लापता हो गया। जेफरसन ने सिटी के बाहर उसकी लाश देखी। डिजर्ट में छोड़ी गई थी। उसके चेहरा पर दर्द था, लेकिन आंखों में शांत स्वाभिमान। लूसी की आंखों में आंसू का समंदर था। उसने सिर्फ कहा, उन्होंने पापा को मार दिया। उसी रात लूसी को जबरदस्ती ले जाया गया और उसकी शादी करवा दी गई एनोक ड्रिपर के साथ। जेफरसन कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो लेट पहुंचा। 1 हफ्ते बाद एक और खबर आई, लूसी मर गई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, दिल का दौरा पड़ा, इसीलिए लूसी की मौत हुई। लेकिन जेफरसन जानता था उसका दिल तो तभी टूट गया था जब उसे ड्रिपर के साथ जबरदस्ती जोड़ा गया था। उसने लूसी की छोटी सी ग्रेव बनाई, फूल रखा और एक लफ्ज बोला, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए, और जिन लोगों ने तुम्हें यह दर्द दिया उनका हिसाब मैं लूंगा। उस दिन से जेफरसन होप का एक ही मिशन था, सिर्फ बदला। उसने मॉर्मन लैंड छोड़ दिया, नया नाम से जीना शुरू किया, नया शहर में गया और छुपकर ऑब्जर्व करता रहा। उसने देखा कैसे ड्रिबर और स्टैंगरसन सिटी से निकल गया और यूरोप के सफर पर निकल पड़े। वो भी पीछे पीछे निकल पड़ा। सालों तक हर मुल्क में, हर शहर में बस एक चेहरा उसके दिमाग में था, लूसी। कई सालों तक दुनिया के अलग अलग सिटीज में घूमने के बाद जेफरसन होप को पता चला कि एनोक ड्रिपर और जोसेफ स्टैंगरसन अब लंदन में है। अब वक्त आ गया था अपने प्यार लूसी के बदला लेने का। जेफरसन ने लंदन के छोटे होटल्स, लॉज और बोर्डिंग हाउसेस चेक करना शुरू किया। बहुत मुश्किल से उसने उन दोनों का एड्रेस ढूंढ निकाला, पर एक दिक्कत थी, दोनों अलग अलग रह रहे थे। ड्रिपर एक चीप बोर्डिंग हाउस में था और स्टैंगरसन रेलवे होटल में। जेफरसन ने प्लान बनाया, पहले ड्रिपर को खत्म करेगा, फिर स्टैंगरसन को। एक दिन ड्रिपर नशा करके रोड पर घूम रहे थे। होप ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक कैब ड्राइवर का जॉब ले लिया था। उस रात जब ड्रिपर सड़क पर चिल्लाता हुआ चल रहा था, जेफरसन ने अपनी घोड़ी रुकी और बोला, सर, कैब चाहिए? ड्रिपर झूमते हुए चढ़ गया। जेफरसन उसे एक सुनसान जगह ले गया। वहां एक छोटा सा रूम था जहां पहले से सब तैयार था। ड्रिपर को अंदर बिठा कर उसने 2 ग्लास निकाला, दोनों में रेड लिक्विड डाला, एक में पॉइजन, एक में नॉर्मल। फिर जेफरसन ने उसे देखा और बोला, याद है लूसी फेरियर, जिस लड़की को तुमने जबरदस्ती पाया था?
ड्रिपर डर गया। तुम कौन हो? होप बोला, उसका प्यार। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। आज तुम्हारे सामने 2 गिलास है, एक में मौत, एक में जिंदगी। तुम्हारा डिसीजन ही तुम्हारा अंजाम होगा। ड्रिपर ने पॉइजन वाला गिलास चुना और कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम था। जेफरसन ने वॉल पर अपने खून से लिखा, रच, रिवेंज का निशान। फिर वो वहां से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला टारगेट था स्टेंगरसन, लेकिन इस बार सिचुएशन ट्रिकी थी। स्टेंगरसन थोड़ा कैजुअस था। होटल के रूम में वो हमेशा बंद रहता था और गार्ड भी रखता था। जेफरसन ने चुपके से एक विंडो के थ्रू घुसने की कोशिश की। उस रात वह कमरे में छुप गया। जैसे ही स्टेंगरसन रूम में आया, उसने जेफरसन को देखा और तुरंत नाइफ निकाला। दोनों में जोर का स्ट्रगल हुआ, लेकिन एंड में जेफरसन ने उससे भी खत्म कर दिया। पर इस बार पैनिक में उसने वॉल पे कुछ नहीं लिखा। वापस आते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था, सिर में दर्द था, सांस रुक रही थी। उससे पता था उसका वक्त भी अब ज्यादा नहीं बचा, लेकिन वो शांत था क्योंकि लूसी का बदला पूरा हो गया था। लंदन के पुलिस स्टेशन में जेफरसन होप को अरेस्ट करके रखा गया था। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना कोई पछतावा, बस एक शांति थी, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद उसने अपना फर्ज पूरा किया हो। इंस्पेक्टर लिस्टन ने उससे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हें फांसी हो सकती है? जेफरसन सिर्फ मुस्कुराया, सर, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरा मिशन खत्म हो गया है। डॉक्टर वाटसन और होम्स भी वहां मौजूद थे। होम्स ने कहा, तुम चाहो तो अपनी कहानी रिकॉर्ड करवा सकते हो, ट्रूथ सबके सामने आना चाहिए। जेफरसन ने सिर हिलाया और अपनी कहानी दोबारा सबके सामने बताया। लूसी, जॉन फरियर, मॉर्मन्स का जुल्म, ड्रिपर की जबरदस्ती और स्टेंगरसन का हिंसा, सब कुछ। होम्स ने ध्यान से सुना बिना कुछ बोले। वाटसन ने फाइनली पूछा, तुमने ड्रिपर को मरने के लिए पॉइजन यूज किया, लेकिन वॉल पे रिच लिखना क्या जरूरी था? जेफरसन ने जवाब दिया, मैं चाहता था कि ये रिवेंज एक सिग्नल बने। मैं उन तक पहुंचा और उनके अंजाम उनके अपने हाथों से लिखवा दिया। एक मैसेज था सिर्फ उनके लिए। लिस्टेड ने रिकॉर्ड्स लिखते हुए पूछा, तुमने स्टेंगरसन को भी मारा, क्या उससे भी पॉइजन दिया? जेफरसन ने स्लोली बोला, नहीं, उसने मुझ पे हमला कर दिया। मुझे अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन मुझे कोई गिल्ट नहीं है। उन दोनों ने लूसी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। वाटसन थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने जेफरसन के आंखों में देखा, वहां पेन था पर कोई रिग्रेट नहीं। होम्स ने सॉफ्टली कहा, जेफरसन, तुम्हारे रिवेंज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। जेफरसन ने हाँ में सिर हिलाया, मैं मरने ही वाला हूं। मेरी बॉडी में एक बड़ी बीमारी है, दिल का रोग। डॉक्टर ने कहा तुम सिर्फ कुछ महीने तक ही बचोगे। शायद इसीलिए मैंने सब कुछ अभी खत्म किया। होम्स ने एक बार उसके शोल्डर पर हाथ रखा, शायद सिंपैथी के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए। अगला दिन सुबह जेल के गार्ड्स ने देखा जेफरसन होप मर चुका था। नेचुरल डेथ। जेल में ही उसका दिल बंद हो गया। कोई कोर्ट, कोई जज, कोई फांसी नहीं हुई। बस एक इंसान था जिसका मिशन था इंसाफ। उसने अपने तरीके से वो पूरा किया और खुद भी जा चुका था। जेफरसन होप की मौत के बाद सब कुछ शांत हो गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया। न्यूज़पेपर्स में सिर्फ ये लिखा गया, एक अमेरिकन आदमी ने 2 लोगों को मारा और जेल में खुद भी मर गया। केस सॉल्व बाय स्कॉटलैंड यार्ड। पर उसमें शर्लक होम्स का नाम तक नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने होम्स से कहा, तुमने पूरा केस सॉल्व किया, सारे क्लू जोड़कर किलर को भी पकड़ा और नाम भी नहीं मिला तुमको। यह क्या इंसाफी है? होम्स ने कैजुअल अंदाज में बोला,
वाटसन, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच ढूंढने में मजा आता है। मैं किसी जज का स्लेव नहीं हूं, मैं सिर्फ लॉजिक का सर्वेंट हूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर तुम्हारा ये डिडक्शन पावर, ये कैसे काम करता है? तुम तो आंखों से वो चीज देख लेते हो जो दूसरों ने इग्नोर करते हैं। होम्स ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने कभी पजल सॉल्व किया है? हर टुकड़े का एक जगह होता है, बस उससे फिट करना आना चाहिए। फिर उसने मुझे डिटेल में समझाना शुरू किया। ब्रिक्सटन रोड वाले मर्डर में मुझे सबसे पहले यह समझ आया कि रूम में ब्लड था, पर विक्टिम के बॉडी पर नहीं। मतलब ये ब्लड किसी और का था, मर्डरर का। मुझे फ्लोर पे एक मड का फ्रेश मार्क मिला, मतलब कोई रिसेंटली आया था। और रिंग वो मर्डरर से गिरा था, इमोशनल अटैचमेंट थी उससे। फिर कैबमैन की आइडेंटिटी, उसको ढूंढना मुश्किल होता अगर मैं खुद ही कैबमैन न बन जाता। रिवर्स ट्रैप लगा दिया और किलर खुद चल के आ गया। मैं सिर्फ उसकी बात सुनता रहा, जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के लेक्चर सुन रहा हो। फिर मैंने एक और बात पूछी, तुमने कभी किसी और केस पे काम किया है? होम्स ने बोला, बहुत, पर अब तुम हो, तुम लिख सकते हो मेरी कहानी। तुम्हारे थ्रू लोग जानेंगे कि दुनिया में भी एक लॉजिक बेस्ड डिटेक्टिव सिस्टम हो सकता है। मुझे समझ आया, होम्स सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था, वो एक रिवॉल्यूशन था। उस दिन मैंने तय किया, मैं उसकी कहानी लिखूंगा। हर केस, हर क्लू, हर डिडक्शन दुनिया के सामने लाऊंगा। और ये पहला था स्टडी इन स्कारलेट, लाल खून से लिखी गई कहानी, जहां प्यार, बदला और दिमाग का खेल सब कुछ था। केस क्लोज हो चुका था। जेफरसन होफ की कहानी, उसका बदला और उसकी मौत, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं 200 एकड़ भी बेकर स्ट्रीट के अपने कमरे में बैठा था। डायरी खोली और लिखना शुरू किया। मिस्टर शर्लॉक होम्स, यही लाइन थी मेरी पहली कहानी की। मैं चाहता था दुनिया को बताना कि एक ऐसा आदमी है जो किसी पुलिस फोर्स का पार्ट नहीं, फिर भी उसने ज्यादा इंटेलिजेंट था। मैं लिखता गया। होम्स का इंट्रोडक्शन, उसकी स्ट्रेंज अदाते, उसका साइंटिफिक लॉजिक, और सबसे पहला केस जो मैंने उसके साथ सॉल्व किया, स्टडी इन स्कारलेट। होम्स वहां सोफे पर बैठा था, सिगरेट के धुआं ले रहा था और वायलिन हल्की आवाज में बजा रहा था। मैं उससे बोला, मैं तुम्हारी कहानी लिख रहा हूँ, शायद दुनिया को पता चले तुम क्या हो। होम्स ने हंसा, हा हा, दुनिया मुझे समझ भी पाए ये जरूरी नहीं है, पर हाँ, तुम लिखो। तुम्हारे लिखने का स्टाइल अच्छा है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रामेटिक, मुझे पसंद है। मैंने पूछा, तुम्हारे जैसा और डिटेक्टिव्स है? होम्स ने तुरंत बोला, डिटेक्टिव तो कई है, पर उनका मेथड फ्लॉड है। मैं डिडक्टिव रीजनिंग पर काम करता हूँ, हर क्लू, हर बात साइंटिफिकली चेक करता हूँ। मैं हंस पड़ा। तुम तो जैसे डिटेक्टिव से ज्यादा एक साइंटिस्ट हो। उसने बोला, मैं हूं भी, क्राइम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। मुझे उसकी एक और बात याद आई, कैसे उसने रेची के जर्मन मीनिंग समझा, कैसे उसने फुटप्रिंट से हाइट केस की, और कैसे रिंग के ऐड के जरिए किलर को उसी के जाल में ले लिया। शर्लक होम्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता है जो दुनिया इग्नोर करती है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये तो एक नई दुनिया का दरवाजा था। मैंने उस डायरी के ऊपर टाइटल लिखा, स्टडी इन स्कारलेट बाय डॉक्टर जॉन वाटसन, बीइंग ए रिप्रिंट फ्रॉम द रिमिनिसेंस ऑफ मिस्टर शर्लॉक होम्स। और उसी मोमेंट से मैं सिर्फ एक आर्मी डॉक्टर नहीं, एक क्रोनिकलर बन गया। जो आदमी मेरे लिए पहले सिर्फ एक फ्लैटमेट था, अब दुनिया के लिए एक लेजेंड बनने वाला था। जेफरसन होफ का केस क्लोज हो चुका था। मैं होम्स के साथ रहकर उसकी पर्सनालिटी और डीपली समझने लगा था। होम्स एक अजीब इंसान था। सुबह 4 बजे तक जागकर वायलिन बजाता था, कभी बिना कुछ बोले 6 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता,
और फिर अचानक से उछल कर कहता, वाटसन, तुम्हें पता है सिगरेट एस के 140 टाइप्स होते हैं? मैं सोचता रहता, क्या ये इंसान सच में रियल है? एक दिन होम्स ने मुझे बुलाया, वाटसन, आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखना चाहोगे कि पॉइजन का एग्जैक्ट इफेक्ट कैसा होता है? मैं हैरान हो गया। पॉइजन? क्या मुझे कुछ पीना पड़ेगा? उसने हा हा कर हंसा। हा हा हा, नहीं, मैंने एक आर्टिफिशियल नर्व टिश्यू बनाया है, बस उस पर कुछ कंपाउंड्स टेस्ट कर रहा हूँ। लैब एकदम क्रेजी था। टेस्ट ट्यूब्स, केमिकल्स, व्हाइट्स पाउडर, ह्यूमन स्कल का मॉडल और एक ब्लैक बोर्ड जिसमें स्ट्रेंज इक्वेशंस लिखी थी। फिर उसने मुझे एक थिक फाइल दिखाई। उस पर लिखा था, क्रिमिनल टाइप्स, स्टडी ऑफ ईयर लॉब्स एंड फेशियल स्ट्रक्चर। मैंने पूछा, तुम क्या क्रिमिनल का चेहरा देखकर बता सकते हो कि वो क्रिमिनल है? होम्स बोला, नहीं वाटसन, पर हर आदमी का फिजिकल हैबिट उसका माइंड से जुड़ी होती है। जो आदमी शार्प नाइफ से काटने का आदत रखता है, उसके हाथ का एंगल अलग होगा। जो आदमी रोप यूज करता है, उसकी ग्रिप अलग होती है। मैं वहीं पढ़ता हूँ। मैंने तब सोचा, यह सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं, एक साइकोलॉजिकल मशीन है। फिर होम्स ने मुझे एक छोटा सा वुडन बॉक्स दिखाई। उसमें था एक स्टैक ऑफ लेटर्स और एक बैज। यह क्या है? मैंने पूछा। होम्स ने क्विटली कहा, ये मेरा पुराना केसेस का रिमेन्स है। स्कॉटलैंड यार्ड के लोग मुझे ओपनली क्रेडिट नहीं देते, पर चुपके मुझे ही बुलाता है जब कुछ नहीं समझ आता। उसने एक लेटर उठाया, पढ़ा और बोला, वाटसन, शायद तुम्हारा अगला चैप्टर तैयार है, एक नया केस। मैंने उसके हाथ में लेटर देखा, एक आदमी की छोटी सी बात। माई वाइफ डिसअपियर्ड इन ए लॉक्ड रूम, नो साइन ऑफ स्ट्रगल, नो वन एंटर्ड। मैंने कहा, यह तो इम्पॉसिबल लगता है। होम्स ने स्माइल किया। इम्पॉसिबल इज व्हेयर द गेम बिगिंस माय फ्रेंड वाटसन। एक सुबह होम्स ने मुझे उठाया, हाथ में एक पेपर लेके खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना एक्साइटमेंट था, जैसे एक नई पहेली मिल गई हो। वाटसन, एक और केस आया है, क्या तैयार हो? मैंने आंख मलते हुए कहा, सुबह सुबह। होम्स ने पेपर मेरे सामने रख दिया। एक लेटर था। लेटर में लिखा था, डियर मिस्टर होम्स, मेरी पत्नी रात के वक्त अपने कमरे में थी। दरवाजा अंदर से लॉक था। सुबह मैंने देखा तो वो गायब थी। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं। विंडो भी बंद थी। ये कैसे हो सकता है? बाई इलाइस ओपेनसॉ। मैंने कहा, यह तो किसी मैजिशियन का काम लगता है। होम्स ने सिर्फ इतना कहा, यह किसी स्मार्ट किलर का। होम्स ने तुरंत एक कैब बुलाया और हम निकल गए इलाइस ओपेनसॉ के घर। घर एक पोस्ट स्ट्रीट पर था, पर एटमॉस्फेयर में थोड़ा एनेक्साइटी था। इलाइस ओपेनसॉ एक 35 से 40 साल का आदमी था। काफी परेशान लग रहा था। मिस्टर होम्स, मेरी पत्नी क्लेर कल रात अपने कमरे में थी। दरवाजा अंदर से लॉक था। सुबह तक खुला भी नहीं। जब मैंने दरवाजा तोड़ा तो वो वहां नहीं थी। वाटसन ने तुरंत पूछा, क्या और कोई निशान मिला वहां पर? इलाइस ने बोला, कुछ नहीं, ना खून, ना स्ट्रगल, ना पेपर, ना आवाज। रूम एकदम वैसे का वैसा था। सिर्फ एक चीज गायब थी, वो खुद। होम्स ने कमरा देखा। छोटा सा बेडरूम, एक ड्रेसिंग टेबल, एक बेड, एक अलमारी, सब कुछ नॉर्मल। खाली गिलास और एक छोटी सी डायरी टेबल पर पड़ा था। होम्स ने डायरी उठाई, उसके पेज फ्लिप किया। आखिरी एंट्री में था, ही सेड वुड कम इवन इफ द डोर इज लॉक्ड। हमने तुरंत डायरी बंद कर दी। मैंने कहा, ये ही कौन हो सकता है? होम्स ने डीप वॉइस में कहा, वाटसन, अगर कोई दरवाजा तोड़ के नहीं आया तो या तो उसके पास चाबी थी या फिर वो पहले से अंदर था। इलाइस ने शौक में कहा, आप कह रहे हैं कोई पहले से ही उस कमरे में छुपा हुआ था?
होम्स ने कामली कहा। या फिर मिसेस क्लेयर खुद गई हो, किसी के साथ, खुद अपनी मर्जी में। मैंने देखा। होम्स ने एक छोटी सी पेंसिल मार्क देखा फ्लोर पर, बेड के कॉर्नर के नीचे। उसने झुक के कुछ नोट किया, फिर बोला, कुछ तो छुपा है वाटसन, और मुझे उस छुपी बात तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। होम्स फ्लोर पर झुक के बेड के नीचे कुछ देख रहा था। मैंने भी नजर डाली। एक छोटा सा वुडन पैनल था, थोड़ा सा धक्का हुआ। होम्स ने स्क्रू ड्राइवर मंगवाया और पैनल खोला। अंदर एक छोटी सी खाली बॉक्स मिली, जिसमें थोड़ा डस्ट और एक टोन पेपर स्लिप थी। उसने स्लिप को केयरफुली निकाला। उस पर लिखा था, क्लियर, याद रखना, अगर वो आए तो मुझे बुला लेना। एज 3 नवंबर। मैंने पूछा, ये एज कौन हो सकता है? होम्स ने डायरी उठाई और उसके पहले के पेज देखने लगा। एक जगह लिखा था, अंकल हेनरी का लेटर आया। वो कह रहा था कि क्लेयर से मिलना चाहता है, एक आखिरी बार। होम्स ने डायरी बंद की। वाटसन, ये कोई मिसिंग वाइफ का केस नहीं है। ये एक अंदर से चलाया गया प्लान लगता है। इलाइस ओपेंसा शॉक्ड था, पर क्लेयर ने मुझसे अंकल हेनरी के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। होम्स ने पूछा, क्या आप क्लेयर के फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं? इलाइस ने कहा, सिर्फ इतना कि उनके एक अंकल था जो इंडिया में था। वो थोड़ा वायलेंट नेचर का था। वार के बाद डिसअफेयर हो गया था। होम्स ने क्विटली कहा, तो शायद अब वो वापस आ गया है। फिर होम्स ने क्लेयर का विंडो देखा। विंडो लॉक्ड थी, लेकिन एक फाइन स्क्रैच मार्क था मेटल लॉक के साइड में, जैसे किसी ने डुप्लीकेट की या थिन टूल से लॉक खोला हो। वाटसन, होम्स ने कहा, ये विंडो बंद थी, लेकिन इसके मार्क सजेस्ट करता है कि इसे रात को किसी ने खोला था, बिना तोड़-फोड़ के। मैंने स्लोली कहा, मतलब मिसेस क्लेयर या तो खुद बाहर गया या किसी ने उसे ले गया। होम्स ने क्विकली बोला, और वो किसी का नाम शायद हेनरी है। उसने इलायस से कहा, क्या आपने रात में कोई साउंड या मूवमेंट महसूस की थी? इलायस सोच के बोला, बस एक बार मुझे लगा जैसे नीचे से कुछ हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आई थी, लेकिन मैंने सोचा वो ड्रीम था। होम्स ने उसी वक्त डिसाइड किया, वाटसन, हम आज रात एक कमरे ऑब्जर्व करेंगे। कुछ तो ऐसा है जो दिखता नहीं पर हो रहा है। मैंने पूछा, तुम समझ गए हो क्या हो रहा है? होम्स ने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, पर रात होने दो। अंधेरा कुछ चीजें छुपाता नहीं, दिखाता है। उस रात हम 201 कस्बी बेकर स्ट्रीट से चुपके से निकलकर वापस इलाइस ओपेंसा के घर में पहुंच गया। होम्स ने इलाइस को कहा, बस अब नॉर्मल बिहेव करिए, सब लाइट्स ऑफ कर दीजिए, पर हम क्लेयर के कमरे में छुप जाएंगे। रूम अंधेरा था, सिर्फ मूनलाइट विंडो से अंदर आ रही थी। होम्स और मैं बेड के पास कॉर्नर में छुप गया। पूरे कमरे में सन्नाटा बस रहा था। रात के करीब 2 बजे नीचे से एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज आई। होम्स ने मेरा कंधा दबाया। किसी ने गेट खोला है, उसने धीरे से कहा। थोड़ी देर में फुटस्टेप सीधे चढ़ने लगी, बहुत हल्की, बहुत कैलकुलेटेड। फिर हमने देखा एक शैडो विंडो के पास से अंदर आया। उस आदमी के हाथ में एक थिन मेटल टूल था। उसने विंडो क्विकली खोला और अंदर घुस गया। उसने पूरे रूम को देखा, फिर सीधा बेड के पास गया, जैसे उसे पता हो क्लेयर कहाँ सोया करती थी। तब होम्स ने अचानक टॉर्च जला दी और चिल्लाया, रुको, स्कॉटलैंड यार्ड, तुम गिरफ्तार हो। आदमी शॉक्ड हो गया। भागने की कोशिश की, पर होम्स ने उसके पैर पे फ्लाइंग टैकल मारा और उससे नीचे गिरा दिया। मैं तुरंत लाइट ऑन कर दिया। जब चेहरा दिखाई दिया, वो एक 60 से 65 साल के आदमी था। सफेद बाल और आंखों में पागलपन थी। होम्स ने उसके कॉलर से पकड़ के पूछा, तुम हेनरी हो, क्लेयर का अंकल? आदमी हमेशा के लिए चुप रहने वाला नहीं था।
उसने चिल्लाकर कहा, क्लेयर मेरी बेटी जैसी थी। उसे मैंने पाला था, पर वो मुझे भूल गई। उसने एक अंग्रेज से शादी कर ली, उस ओपन सॉ से। उसकी आंखों में दीवानगी थी। मैं उससे ले गया, उसने रोका नहीं, पर अब वो मुझसे दूर भाग गई है। अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ, या जिंदा या तो लाश में। मैं शॉक्ड रह गया। होम्स ने कामली कहा, तो तुम उसी खिड़की से आए थे? क्लेयर तुम्हारे साथ चली गई डर के मारे। तभी ना स्ट्रगल था ना साइन, लेकिन तुम वापस आते, इसीलिए मैं यहाँ पर छुप गया था। होम्स ने पुलिस बुलाई और अंकल हेनरी को अरेस्ट करवा दिया। रात के कुछ देर बाद क्लेयर भी मिल गई। एक फ्रेंड के घर छुपी थी, शौक में थी। उसने बताया कि वो अपने अंकल के ऑब्जेशन से बचना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप गई थी। अगले दिन सुबह मैं होम्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैं स्टील शॉक्ड था। एक अंकल जो इतना ऑब्सेस्ड हो के अपनी भांजी को किडनैप कर ले। मैंने पूछा, होम्स, मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आई। अगर क्लेयर ने खुद उसके साथ जाना डिसाइड किया था, तो उसने इलियास ओपेनसॉ को नोट क्यों नहीं छोड़ा? होम्स ने कामली टोस्ट का एक टुकड़ा काटा और बोला, वाटसन, तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा है। क्लेयर ने नोट लिखा था, पर उसने उसे छुपा दिया था। मैं हैरान हो गया। छुपा दिया? होम्स ने बोला, उसने वो छोटा स्लीप बॉक्स के अंदर रखा था। शायद उसने सोचा इलियस को मिलेगा, पर वो बॉक्स ऑलमोस्ट इनविजिबल था। उसने जो डायरी में लिखा, ही सेड ही वुड कम इवन इफ द डोर इज लॉक्ड, वो भी एक ही सेड ही वुड कम इवन इफ द डोर इज लॉक्ड, वो भी एक सबकॉन्शियस क्राई फॉर हेल्प थी। फिर होम्स ने एक और पॉइंट उठाया, और सबसे बड़ा क्लू था खिड़की के लॉक पर स्क्रैच मार्क। सबको लगा दरवाजा बंद था, इसलिए क्लेयर किडनैप हुई, पर उस स्क्रैच ने बताया कि किलर अंदर से नहीं, बाहर से आया था। मैं तो सोच में पड़ गया। सच में एक सिंपल स्क्रैच ने केस पलट दिया? फिर होम्स ने एक और शॉकिंग बात बोली, वाटसन, तुमने नोटिस किया उस हेनरी ने एक बात बोली, या तो जिंदा या लाश में ले जाऊंगा। पर क्लेयर जिंदा थी, मतलब हेनरी उससे नहीं मारना चाहता था, पर उसके ऑब्जेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने डीप साई लिया। इंसानी दिमाग सच में अजीब है। प्यार और ऑब्जेशन में बहुत पतला सा फर्क होता है। होम्स ने हाँ में सिर हिलाया, और वही फर्क मैं केस में ढूंढता हूं। मैंने उस केस का नाम रखा, द केस ऑफ द लॉक्ड रूम ब्राइड, एज रिमेम्बर्ड बाई डॉक्टर वाटसन, सॉल्व बाई मिस्टर शेरलॉक होम्स। उसी वक्त एक नॉक आई। पोस्टमैन ने एक लेटर दिया। होम्स ने खोला और पढ़ा, फिर मुस्कुरा दिया। वाटसन, स्कॉटलैंड यार्ड को एक और मुश्किल केस मिला है। लगता है हमें फिर से उनकी इज्जत बचानी पड़ेगी। मैंने कहा, तो ये भी तुम्हारे एमेचर कंसल्टिंग डिटेक्टिव का काम होगा? होम्स ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम्हारा काम होगा लिखना, ताकि दुनिया जाने क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता जब तक मैं जिंदा हूं। एक बार फिर स्कॉटलैंड यार्ड से होम्स के पास एक अर्जेंट लेटर आया। लेटर में सिर्फ 2 लाइन्स लिखी थी, 2 लाश, दोनों के पास एक ही निशान, एक और मर्डर का डर। प्लीज तुरंत आइए, इंस्पेक्टर लिस्ट्रेड। होम्स ने मुझे देखा और बोला, वाटसन, लगता है शुरू हो चुका है गेम। हम तुरंत निकल गए व्हाइट चैपल एरिया की तरफ, क्राइम सीन पर। लिस्टेड हमें एक पुरानी वर्कशॉप के अंदर ले गया। वहां एक आदमी की लाश थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले कुछ शौक देख लिया हो। होम्स ने बॉडी का इंस्पेक्शन किया, ना ब्लड, ना स्ट्रगल, ना वुंड। फिर उसने एक छोटी मेटल कॉइन उठाई जो विक्टिम के हाथ के पास था। कॉइन पर लिखा था भी, एक सिग्नल लेटर, बोल्ड और स्क्रैच के स्टाइल में। लिस्टेड ने कहा, यह पहले मर्डर के पास भी यही सिंबल मिला था, सेम जगह पर। मैंने पूछा, क्या दोनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन है? लिस्टेड ने बोला,
अभी तक नहीं मिला। पहले विक्टिम एक रिटायर्ड प्रोफेसर था, यह सेकंड एक आयरन वर्कर। ना प्रोफेशन मैच करता है, ना एड्रेस, ना फैमिली। होम्स ने कामली कहा। तो किलर पैटर्न के लिए नहीं मर रहा, शायद सिंबल्स के लिए मर रहा है। फिर होम्स ने एक छोटी ऑब्जर्वेशन की। विक्टिम के गले के नीचे एक ब्राउन मार्क था, जैसे इंजेक्शन या पंक्चर हुआ हो। उसने तुरंत मुझे देखा। वाटसन, क्या ये किसी रेयर पॉइजन इंजेक्शन का मार्क हो सकता है? मैंने क्लोजली देखा और बोला, बिल्कुल होम्स, ऐसा इंजेक्शन से होता है, और अगर पॉइजन रेयर हो तो बॉडी पर कोई ट्रेस नहीं मिलता। होम्स ने मुस्कुराया। साइलेंट किलर, नो मिस, नो स्ट्रगल, जस्ट मैसेज। फिर उसने सबको अंदर से निकल दिया, खुद कॉर्नर में बैठ गया और फ्लोर के डस्ट को फिंगर से स्वीप किया। वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स थे, सिर्फ एक जूता का, पर शेप बहुत अनयूजुअल था, ऑलमोस्ट पॉइंटेड टू और थोड़ा कार्व्ड हील। यह लंदन का शू नहीं हो सकता, होम्स ने सॉफ्टली कहा। यह शायद मिडिल ईस्टर्न या सर्कस स्टाइल का है। लिस्टेड कॉन्फ्यूज था। सर्कस? होम्स ने बोला, सर्कस या परफॉर्मर, कोई जो मास्क से पीछे छुपकर काम करता है, और भी लेटर एक नाम है, एक सिग्नेचर हो सकता है। मैंने पूछा, तुम्हारा गेस क्या है? होम्स ने स्लोली कहा, मुझे लगता है हम एक सीरियल किलर के सामने खड़े हैं, जो अपना हर काम एक सिंबल के साथ छोड़ता है, जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग पर साइन करता है। 2 मर्डर्स के बाद लंदन का माहौल टेंस हो गया था। न्यूज़ में हेडलाइंस चल रही थी, व्हाइट चैपल किलर, एक और निशान, एक और लाश। तभी एक और खबर आई, तीसरी बॉडी मिली है, इस बार एक वुमेन, नाम था एगेंस ब्लेक, एक लोकल म्यूजिक टीचर। होम्स ने तुरंत मुझे देखा। वाटसन, दिस इज नॉट रैंडम एनीमोर, इट इज बिकमिंग पर्सनल। हम तुरंत निकल गए क्राइम सीन की तरफ। एगेंस ब्लेक का रूम एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में था। बॉडी बेड के ऊपर सीधी लेटी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल शांत। पर होम्स ने तुरंत एक बात पकड़ ली, मौत नेचुरल नहीं था। गले के पास वही ब्राउन पंक्चर मार्क था, और टेबल पर पड़ा था एक फोल्डेड पेपर। होम्स ने उसे उठाया, खोला, और अंदर लिखा था, विक्ट्री वॉज माइन, भी। वाटसन ने तुरंत कहा, यह तो भी का मतलब विक्ट्री हो सकता है। होम्स ने स्लोली सिर हिलाया। शायद या फिर विक्ट्री उनका कोड वर्ड है। हर विक्टिम पहले से टारगेट था। फिर उसने ब्लेक का पर्स खोला। उसमें एक कॉन्सर्ट पास था, एक वीक पहले का, वेन्यू द वेरिटस क्लब। होम्स तुरंत अलर्ट हो गया। वाटसन, 3 विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है, उन्होंने एक ही जगह विजिट किया था, वेरिटस क्लब। मैंने पूछा, यह क्या है? होम्स ने जवाब दिया, एक अंडरग्राउंड क्लब जहां डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आके अपने पॉलिटिकल या सोशल व्यूज ओपनली रखते हैं, पर वहां कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं। भी को घंटी के तरह मोड़ दिया गया था, जिसे बजाने पर इको आया। होम्स ने सॉफ्ट टोन में कहा, यह सिर्फ एक किलर का साइन नहीं, ये एक मूवमेंट का सिग्नल लगता है, जैसे कोई कह रहा हो, मैंने जीत ली, सब खत्म। लिस्टेड कॉन्फ्यूज था। मतलब कोई गैंग? होम्स ने बोला, नहीं, शायद एक आदमी, पर उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, और उसका अगला विक्टिम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा। मैंने सॉफ्टली पूछा, तुम समझ गए हो किलर का अगला मूव क्या होगा? होम्स ने आंखों में एक शार्प लाइट के साथ कहा, अगर मैं भी होता तो अपना फाइनल मैसेज पब्लिक जगह पर देता, ताकि डर सब तक पहुंच जाए, और मैं किसी ऐसे को टारगेट करता जो पहले कभी मेरे हिस्सा बन चुका हो। हम सीधा गए वेरिटस क्लब, एक पुरानी बेसमेंट जैसे हॉल, जहां लोग छोटी ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं। एयर में तंबाकू और इंक की स्मेल थी, और वॉल्स पर क्वेट्स लिखा हुआ था, जैसे ट्रूथ इज लाउडर देन लॉ, सम वॉर्स आर फॉट विदाउट गन्स। होम्स ने चुप कर हर टेबल ऑब्जर्व किया। हर एक आदमी की आंखों में कुछ कहने का जज्बा था,
लेकिन एक आदमी था जो बिल्कुल चुप था, एक कोने में अकेला बैठा था। ब्लैक कोट, थीन फेस और आंखों में अजीब सी ठंडक। होम्स ने मुझे धीरे से कहा, वाटसन, उस आदमी को देखो। नाम है विक्टर एलरिक, एक फॉर्मर रिवोल्यूशनरी थिंकर। एक टाइम में अग्निस प्रोफेसर मर्टन पहला विक्टिम और मिस्टर डॉज दूसरा विक्टिम्स के साथ सीक्रेट पम्फलेट्स लिखता था। मैं हैरान हो गया, तो तीनों विक्टिम्स उसके साथ काम कर चुका है। होम्स ने हाँ में सिर हिलाया, और जब उन्होंने उसके एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज का विरोध किया तब विक्टर ने उन्हें अपने एनिमी बना लिया। उस मोमेंट होम्स ने प्लान बनाया। हमने विक्टर को क्लोजली फॉलो किया, बिना उससे दिखाए। वो बेसमेंट से ऊपर गया, एक लॉक्ड रूम में घुसा। होम्स ने उस कमरे के पीछे से गार्ड ऑब्जर्व किया, फिर मेरे हाथ पकड़ के बोला। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी मेटल, वही पॉइजन वेपन जो तीनों मर्डर्स में यूज हुआ। होम्स ने सॉफ्टली कहा, विक्टर ही भी है। उसका नाम ही उसका साइन बन गया, विक्टोरी फॉर विक्टर। मैंने स्लोली पूछा, पर यह सब वो क्यों कर रहा है? होम्स का जवाब था चिलिंग। उसने अपने सपने को कॉज बना लिया, और जिन्होंने उसके साथ छोड़ा वो बन गया ट्रेटर्स। अब वो सबको एक एक करके खत्म कर रहा है, जैसे अपने मिशन से धोखे देने के सजा दे रहा हो। उस रात होम्स ने स्कॉटलैंड यार्ड को इन्फॉर्म किया। विक्टर एलरिक को क्विकली अरेस्ट किया गया। उसके पॉकेट से वही भी सिंबल वाली कॉइन और एक छोटा सा ब्लैक बुक मिला। बुक के पहले पेज पे लिखा था, दोज हु बेट्राइड द कॉज शॉल टेस्ट माई वर्जन ऑफ जस्टिस भी। लिस्टर ने होम्स से पूछा, ये सब कैसे समझे आप? होम्स ने सिर्फ इतना कहा, किलर जब मैसेज छोड़ता है तो उसका मतलब सबके लिए होता है, पर जब मैसेज उसी का इनिशियल हो तो वो सबसे लाउड कॉन्फेशन होता है। विक्टर एलरिक को स्कॉटलैंड यार्ड के एक अलग इंटरोगेशन रूम में रखा गया था। कमरा ठंडा, अंधेरा और एक बल्ब की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इंस्पेक्टर लेस्टर ने होम्स और मुझे अंदर बुलाया। विक्टर एकदम शांत, आंखों में न रिग्रेट था न डर, जैसे हर काम उसने पूरी सोच समझ कर किया हो। होम्स ने डायरेक्टली उससे पूछा, तुमने प्रोफेसर मेट्टन, डॉज और अग्निस को क्यों मारा? विक्टर ने स्लो स्माइल के साथ जवाब दिया, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उनका जजमेंट दिया। वो सब लोग मेरे कॉज का हिस्सा था। हमने एक नया समझ बनाना चाहा था, जहां ट्रूथ बिना कॉम्प्रोमाइज के हो। मैं हैरान था, पर वो लोग तो तुम्हारे दोस्त थे। विक्टर ने आंखें घुमाई। वो थे, पर जब वक्त आया वो पीछे हट गया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, सिस्टम के साथ मिल गया, और उस दिन उन्होंने अपनी मौत का फरमान लिख दिया। होम्स ने कामली कहा, और तुमने भी सिंबल बनाया विक्टोरी का, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्टर ने सिर हिलाया। विक्टोरी उन सब लोगों पर जो अपने सपने से मुकर गया। फिर होम्स ने उससे एक और क्वेश्चन पूछा, पॉइजन कहाँ से आया? वही रेयर टाइप जो डिटेक्ट नहीं होता। विक्टर ने आंखें नीचे की और बोला, एक पुराना कांटेक्ट इंडिया से, वो भी रिवोल्यूशनरी था। उसने मुझे दिया कह के, ये तुम्हारे एनिमीज के लिए आखिरी शब्द होगा। तुमने सोचा वो लोग बदल गया, इसलिए उनका मरना जरूरी था? विक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। जब एक सोल्जर बैटलफील्ड छोड़ता है तो या तो उससे गोली मार दी जाती है या उससे ट्रेटर घोषित किया जाता है। मैंने दोनों किया। होम्स उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे वार सिर्फ आइडियाज का था, मगर तुमने उसे मर्डर में बदल दिया। तुम इंसाफ नहीं ले रहे थे, तुम सिर्फ रिवेंज ले रहे थे। विक्टर फाइनली थोड़ा सा हिल गया। उसका दिमाग शायद एक सेकंड के लिए रियलिटी से टकराया। होम्स ने रूम से निकलते वक्त मुझे कहा, वाटसन, कुछ लोगों के लिए आइडियोलॉजी एक मास्क होती है जिसे वो अपने ऑब्जेक्शन जस्टिफाई करते हैं। विक्टर एक ऐसा ही केस था, एक आदमी जिसे लगा कि वो सच के लिए लड़ रहा है, पर असली में वो सिर्फ अपने ईगो के लिए मर रहा था।
उस रात मैंने अपनी नोटबुक बंद की और पहला सेंटेंस लिखा, कुछ क्राइम्स खून से ज्यादा सोच से जुड़े होते हैं। और मैं समझ गया, ये भी था एक और स्टडी इन स्कारलेट, जिसमें खून नहीं सोच लाल था। होम्स ने सोचा था कि अब थोड़ा रेस्ट करेगा। मैंने भी प्लान किया था कि अपने लिखने का काम पूरा करूं, पर सिर्फ 3 दिन बाद ही एक टेलीग्राम आया। मिस्टर होम्स, डेथ इन द मोर्स, नो ओन्स, नो पॉइजन, नो एक्सप्लेनेशन, प्लीज हेल्प, इंस्पेक्टर बाइनिस डाटमोर। मैंने वो टेलीग्राम पढ़कर होम्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी तेज रोशनी आ गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वाटसन तैयार हो जाओ, हम साउथ वेस्ट जा रहे हैं। डाटमोर के जंगल में मौत का कोई असर छुपा है। अगला दिन डाटमोर, साउथ डेवोन। मोर्स मतलब एक ऐसा जंगल जहां घास, मिट्टी और फॉग सब कुछ एक ही जैसा दिखता है। हर जगह उदासी और एक अजीब सी खामोशी। इंस्पेक्टर बाइनेस ने हमें रिसीव किया। उसने केस का पहला डिटेल दिया। विक्टिम का नाम था एडगर विलो, एक लोकल बोटानिस्ट। हर हफ्ते मोड़ के बीच जाकर रेयर हर्ब्स कलेक्ट करता था, पर इस बार वापस नहीं आया। हमने उसका बॉडी एक छोटी सी खुली जगह में पाया। आंखें पूरी टेरर में खुली हुई, लेकिन बॉडी पर ना कोई इंजरी, ना पॉइजन, ना स्ट्रगल। मैं शॉक्ड था, मतलब हार्ट अटैक। बाइनिस ने कहा, पोस्टमार्टम में कोई कार्डियक एरेस्ट भी नहीं दिख रहा। मौत का एग्जैक्ट रीजन अननोन था। होम्स ने पहले एडगर का जर्नल चेक किया। उसमें लिखा था, मुझे उस आवाज की आदत हो गई है। वो हर बार मुझे ढूंढ लेती है, पर मैं रुकने वाला नहीं। होम्स ने तुरंत नोटबुक बंद की और बोला, वाटसन, जब कोई नेचर से डरते डरते भी रुकता नहीं, तो या तो उसका जुनून स्ट्रांग होता है या डर कुछ और होता है। फिर होम्स ने एडगर के जूते इंस्पेक्ट किया। उनके सोल्स पर एक रेयर डार्क ग्रीन मॉस लगा था। डार्टमोर के एक ही एरिया में मिलता है, डेड हॉलो। होम्स ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, वाटसन, वहाँ कुछ तो है जहाँ सब लोग जाने से डरते हैं, पर एडगर बार बार जाता था। इंस्पेक्टर बाइनेस ने कहा, डेड हॉलो एक पुराना घाटी है जहाँ कभी कभी लोकल्स कहते हैं कि आवाजें आती है, पर कोई वहाँ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। मैंने सॉफ्टली कहा, यह तो किसी हॉरर कहानी जैसे लग रहा है। होम्स ने मुस्कुरा कर कहा, हॉरर तभी तक होती है जब तक लॉजिक नहीं होती। चलो चलते हैं डेड हॉलो, देखते हैं क्या सच में डाटमोर जिंदा है। डाटमोर का मौसम बदलने लगा था। हवा तेज थी और फॉग घनी हो रही थी। बाइनेस ने हमें एक गाइड दिया, नाम था र्यूवेन, जो लोकल था और मोर्स को अच्छी तरह जानता था। र्यूवेन ने कहा, डेड हॉलो में लोग नहीं जाते साहब। वहां रात में कुछ सुनाई देता है, जैसे कोई चिल्लाता हो, पर कोई दिखता नहीं। होम्स ने उससे देखा और पूछा, क्या तुमने कभी वो आवाज सुनी है? र्यूवेन ने स्लोली कहा, एक बार, और मैं भाग गया था। शाम के 5 बजे, डेड हॉलो जंगल के बीच। जब हम डेड हॉलो पहुंच गए तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। सब कुछ डेड साइलेंट, सिर्फ कभी कभी हवा का साउंड। होम्स ने ग्राउंड पे झुक के देखा, वही डार्क ग्रीन मॉस और उसके बीच एक छोटा पत्थर जो एक सर्कल पैटर्न में रखा गया था, जिसे लोकल्स बोलते हैं द स्टोन आई। होम्स ने सॉफ्टली कहा, ये रिचुअल स्टोन है। एंशिएंट केल्स ऐसे पैटर्न में रिचुअल्स क्या करते थे? शायद एडगर किसी सीक्रेट सिंबल के पीछे था। तभी मैंने एक चीज नोटिस की, एक टॉर्न डायरी पेज एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उस पर लिखा था, उस आवाज में कुछ है, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश करती है। हर बार मैं वापस आता हूँ, पर शायद इस बार मैं अंदर चला जाऊंगा। भाई एडगर विलो। मैंने होम्स की तरफ देखा, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था? होम्स ने पेज हिलाकर देखा। पेपर ड्राई था, मतलब पेज कुछ दिन पहले का था। तभी अचानक एक लो हमिंग साउंड हवा में गूंज उठी, जैसे कोई विंड में से बोल रहा हो, आह।
गो बैक। र्यूबेन ने तुरंत क्रॉस बनाया और बोला, वो आ गई। होम्स ने मुझे आंखों से सिग्नल दिया। वाटसन शांत रहो, ये कोई सुपर नेचुरल नहीं, नेचुरल ट्रैप है। होम्स ने अपने बैग से एक लिसनिंग डिवाइस निकाला, एक पुराना साउंड कोन। उसने उसे हवा में रखा, डायरेक्शन में जहां से साउंड आई थी। वाटसन, ये साउंड आर्टिफिशियली रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई यहाँ पे इकोसिस्टम सेट कर रहा है। मैं हैरान था, ये कोई प्रैंक तो नहीं? होम्स ने सीरियस टोन में कहा, नहीं, प्रैंक में लोग नहीं मरते, ये कोई प्लैनेट इल्यूजन है, किसी स्पेसिफिक जगह को हंटेड बनाकर उससे सिक्योर रखने के लिए। फिर होम्स ने एक छोटी सी मेटल वायर नोटिस की जो एक स्टोन से कनेक्ट थी, और जैसे ही वाइंड तेज होती वो एक हिडन व्हिसल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती थी। होम्स ने मुस्कुरा कर कहा, वाटसन, डेड स्पिरिट्स नहीं, सिर्फ क्लेवर इंजीनियरिंग। होम्स ने जैसे ही व्हिसल मैकेनिज्म डिटेक्ट किया, उसकी आंखों में वही पुराना स्पार्कल आ गया। उसने कहा, वाटसन, कोई चाहता था कि लोग ये जगह हंटेड समझे ताकि कोई यहाँ ना आए, बट एडगर बार बार आ रहा था। उसने कुछ देख लिया होगा जो देखना अलाउड नहीं था। हमने मोड़ के और अंदर जाके सर्च किया। फॉग अब और घनी हो गई थी, पर होम्स जैसे हर लेयर का पार देख सकता था। फिर एक जगह होम्स रुका। घास में छुपा हुआ एक वुडन शेल्टर था, ऑलमोस्ट इनविजिबल। र्यूबेन ने कहा, यह तो पुरानी स्मगलर की जगह है, पर यह तो सालों से बंद थी। होम्स ने गेट खोला। अंदर एक स्मॉल टेबल, एक ऑयल लैंप और एक सेट ऑफ मैप्स मिले। मैप पे मार्क्स था, डेड हॉलो, मार्स कर्व और एक नाम लिखा था पेंसिल से, थ्रोन। मैंने तुरंत पूछा, थ्रोन कौन है? इंस्पेक्टर वाइनिस, जो अब हमारे साथ था, तुरंत बोला, थ्रोन ब्लैकवेल, एडगर उइलो का एक्स पार्टनर। दोनों ने एक टाइम पर हर्बल रिसर्च की थी, पर बाद में एडगर ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया था और पार्टनरशिप तोड़ दी। होम्स ने सॉफ्टली कहा, और तब से थ्रोन गायब है। शक्ल से शायद कोई नहीं पहचानता, पर वो डार्टमोर छोड़कर गया नहीं, वो छुप गया था। फिर होम्स ने एक और क्लू नोटिस किया। शेल्टर के एक कोने में एक ग्लास भी मिला जिसमें कुछ ग्रीस पाउडर था। मैंने देखा और बोला, ये कोई रेयर हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट लगता है। अगर एडगर ने गलती से ये जबरदस्ती इसका यूज किया हो तो उससे आवाजें सुनाई देना नेचुरल था। होम्स ने कॉन्क्लूड किया, थ्रोन ने डेड हॉलो को हंटेड बनाया, मैकेनिकल व्हिसल और नेचुरल फॉग से। उसने एडगर को इस इल्यूजन के अंदर फंसाया, और जब एडगर की मेंटल स्टेट टूट गई, उसकी मौत हो गई। बाइनस ने गुस्से में कहा, मतलब ये मैंस लाफ्टर है, मर्डर विदाउट टच। होम्स ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी वेपन थी डर। थ्रोन ने एडगर के दिमाग को मार दिया। उसी रात होम्स ने ट्रैप लगाया। हमने डेड हॉलो में फिर से लाइट जलाई जैसे कोई और साइंटिस्ट आए हो, और रात के 2 बजे एक शैडो आया, वहीं वुडन शेल्टर में घुसा, पर इस बार पुलिस रेडी थी। फिर थ्रोन ब्लैकवेल पकड़ा गया। उसने सब कुछ फिर थ्रोन ब्लैकवेल पकड़ा गया, बदले हुए नाम के साथ। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर ली। मुझे लगा था एडगर ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। उसने मेरी रिसर्च चुराई थी, तो मैंने उसका दिमाग उसके खिलाफ कर दिया। थ्रोन ब्लैकवेल के अरेस्ट के बाद पूरे डार्टमोर शांत हो गया। लोगों ने पहली बार डेड हॉलो में फिर से कदम रखा, जैसे जंगल ने अपने असली चेहरा वापस ले लिया हो। इंस्पेक्टर बाइनिस ने कहा, शर्लक होम्स अपने डार्टमोर की सबसे बड़ी घोस्ट स्टोरी को सच्चाई में बदल दिया। आपके बिना हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह दिमाग के साथ खेलकर किसी को मार सकता है। होम्स ने सिर्फ एक सिंपल जवाब दिया, हर भूत एक आदमी होता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। मैं अब भी उस शेल्टर और उस फॉगी मोड़ को याद करता हूँ। एडगर उइलो की लाश के साथ जो हुआ वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। फिर होम्स ने मुझे एक और बात समझाई, वाटसन, ये केस एक वार्निंग है।
कि खून और चाकू सिर्फ एक तरीका है मरने का। कभी कभी डर और इल्यूजन ही काफी होते इंसान को तोड़ने के लिए। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मौत हमेशा फिजिकल नहीं होती। कभी कभी इंसान जिंदा होती है, लेकिन उसकी दिमाग उसके खिलाफ हो जाता है। और जब दुश्मन वो बन जाए जो हमेशा साथ था, तब सबसे बुरा क्राइम होता है। होम्स ने अपने पाइप से स्मोक किया और डार्टमोर के हॉरिजॉन को देखता रहा। उसने सॉफ्टली कहा, क्या तुमने नोटिस किया वाटसन, एडगर के लास्ट डायरी एंट्री? मैं अंदर चला जाऊंगा। वो किसी और जगह की बात नहीं कर रहा था, वो अपने ही दिमाग के जंगल की बात कर रहा था। उस रात हम वापस लंदन की ट्रेन में बैठे। होम्स ने आंखें बंद की, लेकिन मैं लिखता रहा, हर लाइन, हर क्लू, हर घूमती हवा की बात। और तब मुझे समझ आया, ये भी था एक और स्टडी इन स्कारलेट, लेकिन इस बार लाल खून से नहीं, लाल सोच से लिखा गया था। लंदन लौटकर होम्स ने सीधा अपने आर्म चेयर संभाला, पाइप जलाई और बिना कुछ कहे 221 भी बेकर स्ट्रीट के विंडो से बाहर देखने लगा। मैं टेबल पर बैठा और अपनी डायरी का आखिरी पेज खोला, जहां मैं लिखना चाहता था केस का फाइनल नोट। होम्स ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तो वॉटसन, तुम इस साल के सबसे अजीब केस को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, एक भूत जहां कोई भूत नहीं था, एक किलर जहां चाकू या गन नहीं था, और एक दिमाग जिससे सिर्फ डर ने तोड़ दिया। होम्स ने सिर हिलाया और बोला, और इसीलिए मेरे लिए सबसे बड़ा एविडेंस होता है इंसान का बिहेवियर, चेहरे का मसल्स, आंखों की हलचल, और सबसे छोटी बात भी अगर ऑब्जर्व करो तो सच दिख जाता है। मैंने लिखा, द केस ऑफ द व्हिस्परिंग हॉलो। एक साइंटिस्ट जो जंगल के राज तक पहुंच गया पर खुद को नहीं समझ पाया। एक किलर जो खून नहीं करता था लेकिन मौत लाता था। और एक जासूस जो सिर्फ देखकर सच बोल सकता था। उसी वक्त एक छोटा टेलीग्राम होम्स के पास लाया गया। उसने पढ़ते ही डायरी बंद की, मुस्कुराया और बोला, वाटसन, मुझे लगता है तुम्हें पेन बंद नहीं करना चाहिए। एक नई केस हमें बुला रही है। ईस्ट एंड में किसी ने लिखा है, द गेम हैज बिगन अगेन। मैंने डीप ब्रीथ लिया और डायरी के आखिरी पेज पर लिखा, और इस तरह स्कारलेट की स्टडी अब पूरी होती है। पर जहां होम्स हो वहां एंड सिर्फ एक पॉज होता है। डॉक्टर जॉन वाटसन।